गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने स्टेट्स में फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट किया था और फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड हम लोगों ने ये बोला था कि 12 टॉपिक अपने को रीड करने हैं। 5 अपन ने रीड कर लिए, 4 अपन ने रीड कर लिए थे। पहले कहा था कि 4 लैंग्वेज लैटिन, इटालियन, जर्मन, फ्रेंच। तो लैटिन में हमारे लिए स्टेटस होता है, इटालियन में स्टैटिस्टा, जर्मन में स्टैटिस्टिक, फ्रेंच में स्टैटिस्टिक क्यूयूई। फादर बेटा गॉडफ्राइड अकेनवाल को कहते हैं। इन्होंने 1749 में ये वर्ड पहली बार काम में लिया था। इसके दो तरह की परिभाषाएं हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन बेटा हमारे लिए संकलन, वर्गीकरण, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण और निर्वचन की वैज्ञानिक विधि को कहते हैं। बहुवचन बेटा अंकीय समंकों को हम लोग यहाँ पर बहुवचन में सांख्यिकी कहते हैं। उपयोग अगर हम लोग कहें तो 3 जगह होता है, अर्थशास्त्र, वाणिज्य व उद्योग और व्यावसायिक प्रबंध में। फिर हमने कहा था कि समंक बेटा अनुसंधान करने के लिए सूचनाओं को जब व्यवस्थित क्रम में जमाया जाए तो उन्हें समंक कहते हैं, और वो समंक तथ्यों का समूह होना चाहिए और अनेक कारणों से प्रभावित होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में बेटा हम उन्हें समंक कहेंगे। समंक हमारे लिए 2 तरह के होते हैं, गुणात्मक और मात्रात्मक। जो गुण तत्व होते हैं, जो किसी विशेषता को व्यक्त करते हैं, उन्हें हम लोग गुणात्मक समंक कहते हैं, जैसे रंग, राष्ट्रीयता, आदत हो गया। वहीं अगर हम लोग कहें ऐसे समंक जिन्हें हम लोग अंकों में व्यक्त करते हैं, इन्हें मात्रात्मक समंक, अंकीय डाटा, गणितीय डाटा, परिमाणात्मक समंक, चर या संख्यात्मक समंक कहते हैं। ये 2 तरह के होते हैं बेटा हमारे लिए, विखंडित चर और सतत चर। विखंडित चर जिन्हें दशमलव में नहीं दिखाया जा सकता है, जैसे दुर्घटनाओं में मरने वाले व्यक्तियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या, अंशों की संख्या, विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक और वार्षिक आय। ये 5 एग्जाम्पल याद रखना। वहीं बेटा हमारे लिए सतत चर अगर हम लोग कहें तो सतत चर में बेटा इन्हें दशमलव में दिखाया जा सकता है, जैसे ऊंचाई, भार, आयु, लाभों का वितरण और वार्षिक विक्रय। ये याद रखना है बेटा आपको कंटेंट वाइज। अब हमारे पास ना नेक्स्ट जो टॉपिक आता है संकलन। पहली स्टेप यहां से शुरू होती है, समंकों का संकलन। तो कंटेंट शुरू होता है समंकों का संकलन। जब हम समंक इकट्ठे करते हैं तो उसे हम समंकों का संकलन कहेंगे। बेटा अगर अपने को समंक इकट्ठे करने हो ना, तो संकलन करने की दृष्टि से, इकट्ठा करने की दृष्टि से समंक हमारे लिए 2 तरह के होते हैं। इकट्ठा करने की तरीके की दृष्टि से 2 तरह के समंक होते हैं। एक हमारे लिए कहलाता है प्राथमिक समंक और एक को बोला जाता है बेटा हमारे लिए द्वितीयक समंक। 2 तरह के समंक होते हैं, एक को कहते हैं प्राथमिक समंक और एक को कहते हैं द्वितीयक समंक। प्राथमिक समंक वो होते हैं जो अनुसंधानकर्ता स्वयं एकत्रित करता है। जिसको अनुसंधान करना है ना, वो खुद ही एकत्रित करे तो उसे प्राथमिक समंक कहते हैं। और किसी और के द्वारा एकत्रित किए गए समंकों को हम लोग अपने अनुसंधान के लिए काम में लें तो बेटा उस समंकों को हम लोग द्वितीयक समंक कहते हैं। द्वितीयक समंक का एक नाम और होता है, इन्हें हम लोग गौण समंक भी कह सकते हैं। तो आप इन्हें द्वितीयक समंक भी बोल सकते हैं और इन्हें हम लोग गौण समंक भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले तो सर प्राथमिक समंक क्या होते हैं, तो जब हम खुद स्वयं पहली बार इकट्ठा करते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे को ये पता करना है कि हमारे भिलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में मान लो कि कितना बेटा यहाँ पर जनसंख्या में साक्षरता दर है। 2 तरीके, या तो मैं खुद घर घर जाकर सारे समंक इकट्ठा करके लाऊं, कितने लोग रहते हैं, उनमें से कितने पढ़े लिखे हैं और कितने नहीं हैं। तो क्योंकि मैंने स्वयं इकट्ठा किया है, इसे कहा जाता है प्राथमिक समंक। और द्वितीयक समंक होता है बेटा कि हम लोगों ने इकट्ठा नहीं किया और मान लीजिए भारतीय जनगणना की वेबसाइट पर जाकर हम लोगों ने वहां से समंकों को इकट्ठा कर लिया। अब इकट्ठा सरकार ने करा था, हमने वहां से वो डेटा काम में ले लिए और लेकर बेटा अपना अनुसंधान पूरा कर दिया। तो उन समंकों को हम लोग प्राथमिक समंक ना बोलकर द्वितीयक समंक कहते हैं। तो स्वयं अगर इकट्ठा करो तो प्राथमिक समंक है, किसी और ने इकट्ठा किया था और हम अपने अनुसंधान में काम में ले रहे हैं तो उन्हें द्वितीयक समंक है। द्वितीयक समंक में ध्यान रखना है, जैसे जनसंख्या की रिपोर्ट में से लिए गए डेटा, अपने एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, किसी की भी रिपोर्ट तो जनसंख्या की सरकार ने बनाई होगी, उसमें से अपन ने डेटा काम में लिए, या आरबीआई की रिपोर्ट में से लिया गया डेटा। एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था इंटरनेट से लिया गया डेटा। इंटरनेट से अगर आप कोई भी डाटा ले रहे हो तो इंटरनेट पर तो किसी और ने डाला है, उन डेटा को आप अपने अनुसंधान के लिए उपयोग में ले रहे हो। तो ऐसी स्थिति में बेटा वो हमारे लिए प्राथमिक समंक ना होकर द्वितीयक समंक हो जाएंगे। अब पॉइंट आता है कि सर प्राथमिक समंक जो होते हैं ना, ध्यान से सुनना समझना,
बेटा प्राथमिक समंक इकट्ठा करने की 3 विधियां होती हैं। मतलब जब आप स्वयं कोई समंक इकट्ठा करते हैं तो उन प्राथमिक समंकों को इकट्ठा करने की हमारे लिए 3 विधियां होती हैं। एक को कहते हैं बेटा हम लोग साक्षात्कार विधि, एक को कहते हैं डाक द्वारा प्रश्नावली विधि, और एक अवलोकन विधि। याद रखना क्वेश्चन बनता है प्रत्यक्ष सॉरी प्राथमिक समंकों को इकट्ठा करने की विधियां हमारे लिए कौन कौन सी होती हैं। तो 3 विधियां होती है बेटा, एक होता है साक्षात्कार विधि, एक होता है डाक द्वारा प्रश्नावली विधि और एक अवलोकन विधि। जब आप साक्षात्कार विधि काम में लेते हो ना बेटा, तो साक्षात्कार विधि भी वापस से 3 तरह की होती है। व्यक्तिगत साक्षात्कार, अप्रत्यक्ष साक्षात्कार और टेलीफोन द्वारा साक्षात्कार। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो बेटा, ध्यान रखना। चलो वापस से याद करो, समंकों को संकलन करने की कितनी विधियां होती हैं। तो सर 2 विधियां हैं, प्राथमिक समंक और द्वितीयक समंक। प्राथमिक समंक जब स्वयं एकत्रित करते हैं तो प्राथमिक समंक है। प्राथमिक समंकों के एकत्रित करने की भी 3 विधियां होती है, साक्षात्कार विधि, डाक द्वारा प्रश्नावली विधि और अवलोकन विधि। साक्षात्कार विधि भी वापस से 3 तरह की होती है, व्यक्तिगत साक्षात्कार, अप्रत्यक्ष साक्षात्कार और टेलीफोन द्वारा साक्षात्कार। अब ये क्या है उसे समझो। सबसे पहले तो साक्षात्कार का मतलब बेटा इंटरव्यू। इंटरव्यू का मतलब मैं किसी से क्वेश्चन पूछूं, सामने वाला आंसर दे, तो उसे साक्षात्कार कहते हैं, इंटरव्यू कहते हैं। अब ना इंटरव्यू मेथड भी 3 तरह के, व्यक्तिगत मतलब मान लीजिए मुझे आप लोगों के 10वीं के परसेंटेज को इकट्ठा कर 12वीं के परसेंटेज का अनुमान लगाना हो, मैं क्या करता हूं, मैं आपके स्कूल में आता हूं और स्कूल में आकर मैं आपसे एक एक कर आपसे 10वीं के परसेंटेज पूछकर लिखकर लेकर जाता हूं। यहाँ अनुसंधानकर्ता ने जिनसे सूचनाएं लेनी थी, सूचनाएं आप लोगों से लेनी थी और आप लोगों से ही सारी सूचनाएं मैं लेकर जा रहा हूं, इसे कहते हैं बेटा व्यक्तिगत साक्षात्कार। लेकिन अगर मैं आपसे नहीं मिलूं और आपके क्लास टीचर से मिलकर आपकी सूचनाएं लेकर चला जाऊं, सूचनाएं आपकी पर मैं आपसे नहीं ले रहा हूं, आपके क्लास टीचर से उन सूचनाओं को लेकर ले जा रहा हूं, उसे कहते हैं अप्रत्यक्ष साक्षात्कार। और वहीं बेटा अगर मैं आपको फोन लगाकर आपसे क्वेश्चन पूछूं और आप मुझे फोन पर आपके क्वेश्चंस के आंसर दो, तो उस विधि को बेटा हम लोग यहाँ पर टेलीफोन द्वारा साक्षात्कार विधि कहेंगे। तो बोलो साक्षात्कार विधि कितने प्रकार की होगी सर? 3 प्रकार की। व्यक्तिगत साक्षात्कार, अनुसंधानकर्ता सूचना देने वाले से स्वयं क्वेश्चन पूछता है, लेकिन सूचना देने वाले से या तो मिलना पॉसिबल नहीं है, मेरे को आपके स्कूल के प्रिंसिपल अलाउ ही नहीं करते, या तो आपसे मिलना संभव नहीं है या आपसे मिलने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लो मेरे को एलकेजी यूकेजी के बच्चों के मार्क्स कोई अनुसंधान करना हो, तो कोई जरूरी नहीं है मैं एलकेजी यूकेजी के बच्चों से मिलूं बेटा, मैं उनसे मिल भी लूंगा ना तो वो भी मैं उनसे कोई क्वेश्चन पूछूंगा तो जवाब नहीं दे पाएंगे। तो फिर बेटर रहेगा ना मैं या तो उनके क्लास टीचर से मिलकर सूचनाएं लेकर आऊं, या फिर क्लास टीचर से नहीं मिले तो फिर बेटा मैं उनके पेरेंट्स से मिलकर इंफॉर्मेशन को लेकर आऊं। उस विधि को हम लोग अप्रत्यक्ष साक्षात्कार विधि कहेंगे। टेलीफोन तो बेटा नाम से ही क्लियर है, आप फोन लगाओगे, फोन पर मैं आपसे पूछूंगा और आप मुझे आंसर दोगे, उसे टेलीफोन साक्षात्कार विधि कहते हैं। पॉइंट ये कि सर क्वेश्चन क्या याद रखना है, तो सुनो। व्यक्तिगत साक्षात्कार विधि ना बेटा प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में अनुसंधान करने के लिए काम में ली जाती है। तो व्यक्तिगत साक्षात्कार विधि कब काम में लेते हैं बेटा? प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में, जैसे चक्रवात या भूकंप में कोई अनुसंधान करना हो तो क्वेश्चन पूछेगा प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में कौन सी विधि श्रेष्ठ है, तो ध्यान रखना व्यक्तिगत साक्षात्कार विधि है। लेकिन अगर बेटा हमारे लिए रेल दुर्घटना हो गई या सड़क दुर्घटना हो जाए ना, तो फिर जो लोग दुर्घटना से प्रभावित हुए हैं उनसे आंसर ना पूछकर इंजीनियर वगैरह से पूछना पड़ेगा ना कि यार ये दुर्घटना क्यों हुई है। ऐसी स्थिति में बेटा हमारे लिए सड़क दुर्घटना, रेलवे दुर्घटना के लिए बेटा अप्रत्यक्ष साक्षात्कार विधि उपयोगी होती है, हमें ये याद रखना है। व्यक्तिगत साक्षात्कार विधि कब उपयोगी होती है? जब आपको प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में बेटा अनुसंधान करना हो। वहीं रेल दुर्घटना, सड़क दुर्घटना की स्थिति में अगर अनुसंधान करना हो तो हमारे लिए बेटा अप्रत्यक्ष साक्षात्कार विधि उपयोगी होती है।
टेलीफोन साक्षात्कार विधि के लिए 4 क्वेश्चन ध्यान रखने हैं। एक तो बेटा ना ये विधि अत्यधिक शीघ्र डेटा इकट्ठे करती है। अत्यधिक शीघ्र डेटा कैसे? फोन लगाओ और इन्फॉर्मेशन ले लो। व्यापक क्षेत्र का समावेश करती है, यहाँ बैठे बैठे दुनिया के किसी भी कोने से इन्फॉर्मेशन ला सकते हो, टेलीफोन नंबर होने चाहिए। ये विधि कम खर्चीली है बेटा, पैसा कम खर्चा होता है इन दोनों विधियों के कंपैरेटिव। इन दोनों विधियों में अगर मुझे कोई दिल्ली में इन्वेस्टिगेशन करना है तो दिल्ली जाना पड़ेगा, इसमें जाना नहीं पड़ेगा ना, यहाँ बैठे बैठे बेटा मैं फोन लगाकर सारी इन्फॉर्मेशन ले लूंगा। 3 अच्छी बातें, एक व्यक्तिगत साक्षात्कार, अप्रत्यक्ष साक्षात्कार और टेलीफोन में से सबसे शीघ्र संबंध इकट्ठे बेटा हमारे लिए टेलीफोन द्वारा साक्षात्कार विधि में होते हैं। ये विधि व्यापक क्षेत्र का समावेश करती है। ये विधि हमारे लिए कम खर्चीली है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत इस विधि में होती है गैर प्रत्युत्तर की संख्या की। इस विधि में गैर प्रत्युत्तर की संख्या बेटा सबसे ज्यादा होती है। गैर प्रत्युत्तर का मतलब बेटा मैं फोन लगाऊं, सामने वाला फोन ही ना उठाए तो मेरे लिए आंसर ही नहीं आ पाएंगे ना। तो ये विधि कम खर्चीली है, अत्यधिक शीघ्र विधि है। इस विधि में व्यापक क्षेत्र का समावेश होता है, लेकिन इस विधि में बेटा गैर प्रत्युत्तर की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो 4 क्वेश्चन पूछे, अत्यधिक शीघ्र विधि कौन सी? तो टेलीफोन लगाना। क्वेश्चन पूछे व्यापक क्षेत्र का समावेश कौन करता है? तो टेलीफोन लगाना। कम खर्चीली कौन सी है? तो टेलीफोन लगाना। क्वेश्चन कहे गैर प्रत्युत्तर की संख्या किसमें अधिक होती है? तो भी आप लोग टेलीफोन को टिक। गैर प्रत्युत्तर का मतलब फोन लगाए, सामने वाला उठाए ही ना, वो सामने वाला आंसर ही नहीं देगा तो अनुसंधान कैसे करेंगे? तो अगला आता है बेटा हमारे लिए डाक द्वारा प्रश्नावली विधि। देखो क्या होता है डाक द्वारा प्रश्नावली विधि ना बेटा, डाक द्वारा प्रश्नावली विधि में होता क्या है कि हम लोगों को जो क्वेश्चन चाहिए उसका हम लोग एक फॉर्म बनाएंगे। जैसे मुझे तुम्हारा नाम, फादर नेम, एड्रेस वगैरह सारा चाहिए, तो मैं एक फॉर्म बनाऊंगा। उस फॉर्म में ये सारे क्वेश्चंस लिखूंगा। ये क्वेश्चंस मैं आपको सेंड करूंगा बाई डाक से, पोस्ट से आपके घर पहुंचेगा, आप उसको भरोगे, भरकर मुझे वापस से भेज दोगे। ये विधि हमारे लिए डाक द्वारा प्रश्नावली विधि होती है। अब डाक द्वारा प्रश्नावली विधि में भी 4 क्वेश्चन ध्यान रखने हैं। ये विधि भी बेटा अत्यधिक शीघ्र है। ये विधि भी व्यापक क्षेत्र का समावेश करती है। ये विधि भी कम खर्चीली है और इस विधि में भी गैर प्रत्युत्तर की संख्या अधिक होती है। ध्यान से सुनते चलना। डाक द्वारा प्रश्नावली विधि भी अत्यधिक शीघ्र है। डाक द्वारा प्रश्नावली विधि भी व्यापक क्षेत्र का समावेश करती है। ये भी कम खर्चीली है और ये भी गैर प्रत्युत्तर की संख्या इसमें ज्यादा होती है। अब मेरा आपसे पॉइंट है, ध्यान दे, पूरा फोकस रखना। क्वेश्चन एग्जाम में अत्यधिक शीघ्र का, व्यापक क्षेत्र का पूछे, या कम खर्चीली विधि पूछे, या गैर प्रत्युत्तर की संख्या किसमें अधिक होती है ये पूछे। ऑप्शन में अगर आपके पास ये भी मिल, ये और ये इन दोनों में से कोई एक मिल रहा है तो उसको टिक लगाना, क्योंकि अत्यधिक शीघ्र टेलीफोन भी है, डाक द्वारा प्रश्नावली भी है। व्यापक क्षेत्र टेलीफोन भी है, डाक द्वारा प्रश्नावली भी है, कम खर्चीली भी, ये दोनों विधियां और गैर प्रत्युत्तर की संख्या भी दोनों में होती है। तो इन चारों के में से किसी का भी क्वेश्चन है और मुझे ऑप्शन में इन दोनों में से किसी एक मिल रहा है तो उसको टिक लगा दो। दिक्कत तब आएगी जब क्वेश्चन कह दे कि अत्यधिक शीघ्र विधि कौन सी है और ऑप्शन में टेलीफोन भी मिले और प्रश्नावली भी मिले, तो मुझे उन दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन में दोनों वाला ऑप्शन नहीं मिलेगा। दोनों वाला मिले तो मैट्रिक खत्म हो गया, पर दोनों वाला नहीं मिलेगा। तो अत्यधिक शीघ्र के क्वेश्चन में मैं सबसे पहले टेलीफोन को टिक लगाऊंगा। अत्यधिक शीघ्र में किसको सिलेक्ट करेंगे? इन दोनों ऑप्शन में से टेलीफोन को। इसके अलावा व्यापक क्षेत्र, कम खर्चीली और गैर प्रत्युत्तर में हम पहला आंसर डाक द्वारा प्रश्नावली विधि को टिक करेंगे। कुछ समझाया मैंने? ध्यान दोगे तो बेटा टेलीफोन और डाक द्वारा प्रश्नावली विधि दोनों ही अत्यधिक शीघ्र है, दोनों ही व्यापक क्षेत्र का समावेश करती है, दोनों ही कम खर्चीली है, दोनों ही गैर प्रत्युत्तर की संख्या अधिक होती है। तो ऑप्शन में इन चारों में के क्वेश्चन में ऑप्शन में टेलीफोन या डाक में से कोई एक है तो उसे टिक लगा दो, पर ऑप्शन में दोनों मिल रही है, टेलीफोन भी मिल रहा है, डाक द्वारा प्रश्नावली विधि भी मिल रहा है। तो अगर क्वेश्चन अत्यधिक शीघ्र का है तो टेलीफोन को टिक लगाना, लेकिन अगर व्यापक क्षेत्र, कम खर्चीली या गैर प्रत्युत्तर का क्वेश्चन है तो डाक द्वारा प्रश्नावली विधि को टिक लगाओगे। फिर आता है बेटा हमारे लिए अवलोकन विधि। समझो क्या होता है अवलोकन विधि। उस विधि को कहते हैं जिसमें समंकों को एकत्रित हम लोग किसी उपकरण की सहायता से करते हैं। जैसे मैं आप सबसे आपका ब्लड प्रेशर पूछूं तो दुनिया का कोई इंसान अपना सही ब्लड प्रेशर नहीं बता सकता, तो फिर हम क्या करें? एक बीपी मापने की मशीन लाएं, उस मशीन पर एक एक जनों के बीपी का मापें और मापकर हम लोग काम डेटा ले लें। ये विधि हमारे लिए अवलोकन विधि कहलाएगी। मैं आपसे आपकी हाइट पूछूं
तो मैं क्या करूँ बेटा, इंच टेप लूँ, इंच टेप से एक एक की हाइट को नापूं और फिर ले लूँ। मैं आपसे आपका वेट पूछूं, मैं एक वेट मशीन लाऊं, सबको एक एक को खड़ा करूं, वहां जो वेट आया उसको मैं देखकर काम में ले लूं। इस विधि को हम लोग कौन सी विधि कहेंगे बेटा, अवलोकन विधि हम लोग कहेंगे। ये आपका प्राथमिक समंक खत्म होता है बेटा। अब प्राथमिक समंक के बाद हमारे पास जो अगली विधि आती है वो कौन सी होगी बेटा, द्वितीयक समंक। द्वितीयक समंक को गौण समंक भी कहते हैं। स्वयं इकट्ठे नहीं करते, किसी और के इकट्ठे किए हुए डेटा को हम अपने अनुसंधान में काम में लेते हैं, उससे हम लोग द्वितीयक समंक गौण समंक कहते हैं। जैसे जनसंख्या की रिपोर्ट से लिए गए डेटा, आरबीआई की रिपोर्ट से लिए गए डेटा, इंटरनेट से लिए गए डेटा, ये सारे हमारे लिए द्वितीयक समंक कहलाएंगे। बेटा द्वितीयक समंक को इकट्ठा करने के कुछ स्रोत हैं। स्रोत बोले तो हम कहाँ कहाँ से ले सकते हैं, जैसे कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्रोत है। अंतर्राष्ट्रीय मतलब जैसे WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक या इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की वेबसाइट पर जाकर वहां से कोई डेटा ले लें। सरकारी स्रोत है जैसे NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय जनगणना से हम लोग डेटा काम में ले लेते हैं, सरकारी स्रोत है। निजी या अर्ध सरकारी, कोई निजी संस्था है, जैसे मैं दैनिक भास्कर के डेटा काम में ले रहा हूँ, अर्ध सरकारी कोई स्रोत है या कोई विभिन्न शोध संस्थाएं हैं तो उनके हम डेटा काम में ले सकते हैं। तो द्वितीयक समंक को काम में लेने के स्रोत कितने हैं बेटा हमारे लिए, 4। अंतरराष्ट्रीय, सरकारी, निजी या अर्ध सरकारी, विभिन्न शोध संस्थाएं। पर क्वेश्चन अगर पूछे गौण डेटा के महत्वपूर्ण स्रोत कौन कौन से हैं, तो बेटा गौण डेटा के महत्वपूर्ण स्रोत 2 कहलाते हैं, अंतरराष्ट्रीय तथा सरकारी स्रोत। बोलो गौण डेटा के महत्वपूर्ण स्रोत कौन कौन से बेटा, तो 2 स्रोत है हमारे लिए, एक है बेटा हमारे लिए अंतरराष्ट्रीय और एक है बेटा हमारे लिए सरकारी स्रोत। यह आप लोगों का संकलन 3 बातें पढ़नी है अपने को इस चैप्टर में, संकलन, वर्गीकरण और प्रस्तुतिकरण। ये बेटा आपका संकलन खत्म होता है। मेरे साथ रिवाइज करना, देखो संकलन पर क्या क्या ध्यान रखना है। डेटा को इकट्ठा करना बेटा संकलन कहलाएगा। 2 विधियां होती है, प्राथमिक और द्वितीयक। स्वयं इकट्ठा करें तो प्राथमिक, किसी और के काम मिले तो द्वितीयक। द्वितीयक को गौण भी कहते हैं, जैसे इंटरनेट से लिए गए डेटा, जनगणना की रिपोर्ट से लिए गए डेटा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लिए गए आंकड़े, ये सब द्वितीयक समंक है। प्राथमिक समंक को एकत्रित करने की 3 विधियां हैं, साक्षात्कार विधि, डाक द्वारा प्रश्नावली विधि, अवलोकन विधि। साक्षात्कार विधि 3 तरह की होती है, व्यक्तिगत साक्षात्कार, अप्रत्यक्ष साक्षात्कार, टेलीफोन द्वारा साक्षात्कार। व्यक्तिगत साक्षात्कार बेटा हमारे लिए प्राकृतिक आपदाओं में काम आता है। अप्रत्यक्ष साक्षात्कार बेटा दुर्घटनाओं में काम आता है। ये तब काम में लेते हैं या तो सूचनाकर्ता से मिलना संभव नहीं है या उससे मिलने की जरूरत नहीं है, तो फिर हम लोग व्यक्तिगत साक्षात्कार ना लेकर अप्रत्यक्ष साक्षात्कार काम में लेते हैं। टेलीफोन द्वारा साक्षात्कार में हम सामने वाले को फोन लगाते हैं, वो फोन पर हमें सारे आंसर देता है, उससे हम टेलीफोन द्वारा साक्षात्कार कहते हैं। सॉरी, टेलीफोन में तो हम फोन लगाते हैं, फोन पर वो अपने को सारा आंसर दे देता है। टेलीफोन में 4 क्वेश्चन बेटा, ये कम खर्चीली, अत्यधिक शीघ्र, व्यापक क्षेत्र को समावेश करती है, लेकिन गैर प्रत्युत्तर की संख्या इसमें ज्यादा होती है। डाक द्वारा प्रश्नावली में हम सामने वाले को फोन पर चीज भेजते हैं, वो फिर भरकर अपने डाक से चीज भेजते हैं, वो भरकर अपने को वापस डाक से भेज देते हैं। ये भी कम खर्चीली, ये भी अत्यधिक शीघ्र है, इसमें भी व्यापक क्षेत्र का समावेश होता है, इसमें भी गैर प्रत्युत्तर की संख्या ज्यादा होती है। अब कम खर्चीली, अत्यधिक शीघ्र, व्यापक क्षेत्र और गैर प्रत्युत्तर में डाक द्वारा और टेलीफोन में से कोई एक ऑप्शन मिल रहा है तो उसको टिक लगाना। दोनों मिल जाए तो अत्यधिक शीघ्र में तो बेटा आपका डाक पहले अत्यधिक शीघ्र वाली विधि में तो बेटा आप लोगों का टेलीफोन को टिक लगाना, इसके अलावा व्यापक क्षेत्र, कम खर्चीली, गैर प्रत्युत्तर में डाक द्वारा को टिक लगाओगे। अवलोकन विधि में हम उपकरण की सहायता से माप कर लेते हैं, उसे अवलोकन विधि कहते हैं। द्वितीयक समंकों के इकट्ठा करने के 4 महत्वपूर्ण स्रोत हैं, अंतरराष्ट्रीय, सरकारी, निजी और विभिन्न शोध संस्थाएं, मगर महत्वपूर्ण स्रोत हमारे लिए अंतरराष्ट्रीय तथा सरकारी स्रोत होता है। अब एक बात समझो, हमने कहा था कि स्टेट्स में 5 बेटा हमारे लिए चीजें होती हैं। पहले संकलन होता है, फिर वर्गीकरण होता है, फिर हमारे लिए प्रस्तुतिकरण करते हैं, फिर विश्लेषण करते हैं, फिर निर्वचन करते हैं। निर्वचन विश्लेषण तो अभी अपने को यहाँ देखना नहीं है, संकलन हम देख चुके, तो वैसे फिर वर्गीकरण, फिर प्रस्तुतिकरण आता है। लेकिन बेटा ना समंकों का संकलन करने के बाद, मतलब अपने समंक इकट्ठे कर लिए, अब हम लोगों को वर्गीकरण करना है, मगर उससे पहले ना हम समंकों के शुद्धता की जांच करते हैं। लोग किसकी जांच करते हैं, समंकों के शुद्धता की जांच, की जो समंक अपन ने इकट्ठे किए हैं वो सही भी है या नहीं है। तो समंकों की शुद्धता की जांच करने के लिए जो जांच की जाती है बेटा उसे गहन जांच कहते हैं। गहन जांच का मतलब डीपली आप एनालिसिस स्क्रूटनी करोगे,
और उस जांच को करने के लिए हम लोग अनेक संबद्ध श्रेणियां काम में लेते हैं। अनेक संबद्ध श्रेणियां का मतलब क्या होता है? आप कहीं फॉर्म भरते हो ना, तो आपको उसके साथ साथ 10वीं की मार्कशीट की फोटोकॉपी लगानी पड़ती है। तो 10वीं की मार्कशीट की फोटोकॉपी क्यों मंगाते हैं? ताकि उसके बाद वो आपके फॉर्म्स को गहन जांच करेंगे कि आपका नाम 10वीं की मार्कशीट से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, फादर ने मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, डेट ऑफ बर्थ मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, बोर्ड मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, परसेंटेज मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। इससे कहते हैं अनेक संबद्ध श्रेणियां, मतलब प्रूफ होना चाहिए। प्रूफ है तो हम लोग ना अपने समंकों की शुद्धता की जांच कर सकते हैं। वो कोई एविडेंस ही नहीं होगा, कोई श्रेणी नहीं होगी, इसके जैसे कोई और डेटा शीट नहीं होगी, तो जांच करना संभव नहीं होगा। तो बेटा ना समंकों के संकलित समंकों की शुद्धता की जांच करने के लिए हम अनेक संबद्ध श्रेणियां काम में लेते हैं और उनकी हम लोग गहन जांच करते हैं, ये ध्यान रखना। जब जांच में ये पता चल जाए कि हमारे समंक सही हैं, तो फिर वर्गीकरण प्रस्तुतिकरण किया जाता है। तो बेटा आज आप ये दोनों कंटेंट कल 4 पढ़े थे। अब तक आपके वो शब्द हो गए, परिभाषा हो गई, उपयोग हो गए, समंक के बारे में पंचायती अपनी हो गई, फिर हमारे लिए संकलन हो गया है, शुद्धता की जांच हो गई। 12 में से 6 चीजें हो गई। कल मैं आपको 2 चीजें कंप्लीट करूंगा, वर्गीकरण और प्रस्तुतिकरण। तो आज यहाँ तक कंप्लीट कर लें, कल रिमेनिंग दोनों कर फिर हमारे लिए आगे का कुछ और कंटेंट रहेगा, प्रैक्टिकल बेसिस रहेगा, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे। यहाँ तक आज आप अच्छे से पढ़ लें, फिर आगे का रीड